कल हम लोग एनर्जी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए वो जब शुरू हुआ था तो कुछ हम लोग बेसिक बातें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को डेली लाइफ में सुनने को बहुत मिलता है, किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर होता क्या है? ठीक है, तो इस चीज को देखिए आप। 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट, ठीक है, एनर्जी स्पेंड कर रहा है कोई सोर्स। सपोज कीजिए एक यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक सेल है। ठीक है, एक सेल है या फिर एक कोई सोर्स है, ये इसको हम सोर्स लिखेंगे, सेल कहना सही नहीं होगा। ये सोर्स है, सोर्स ऑफ हम कह सकते हैं एनर्जी का कोई सोर्स है। उससे वह सोर्स 1 किलो वाट एनर्जी एक्सपेंड करता है कंटिन्यू 1 घंटे के लिए, तो हम उसको कहेंगे किलो वाट आवर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको जब हमें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। हम लोग जानते हैं 1 किलो के किलो दैट मीन्स होता है 10⁻³ तो हम इसको कह सकते हैं 10⁻³ वाट इंटू 1 आवर। तो ये हो जाएगा, ये इसका यूनिट पे हम लोग जब जाएंगे, ऐसा यूनिट पे जाएंगे तो ये 10⁻J। ठीक है, तो ये हो गया जूल और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वर्क हो गया आप लोग देखें तो ये इसका जब हम लोग इसका एसआई सिस्टम में लिखते हैं इसका यूनिट को, तो जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे 300 मान 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो इसको जब कैलकुलेशन फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन में ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है मेरा यूनिट इसका सिर्फ जूल, और ये 10⁻³ और यहाँ पे 30। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमको लोग को याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। दूसरा और एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम लोग इसका जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग इसमें जाएंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो वहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है, इसके कॉन्सेप्ट का कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है या फिर उसको कितना एनर्जी चाहिए जब उसको एक्सेलरेट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम उस एनर्जी को कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को वो मतलब एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, एक्सेलरेट करना है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सेलरेट करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा और 1 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, और 1.6 इसको जब हम लोग दोनों को मिलाएंगे या फिर 1 मल्टीप्लाई है दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम रहेगा कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट को भी हम लोग जान का जो यूनिट होगा जब हम लोग एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो वो होगा यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम इसको कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वो जब कूलम होता है, लेकिन जब हम चार्ज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे वह जूल आ जाएगा। और याद रखिएगा जूल जो है वह यूनिट है किसका, वर्क का। अगला है कैलोरीज। कैलोरी हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेली लाइफ के लिए इतना कैलोरी एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी बर्न कैलोरी एनर्जी बर्न करना है, या फिर जो पैकेट्स होता है पैकेट्स में भी लिखा हुआ रहता है कि इतना क्या बोलते हैं कैलोरी एनर्जी है जिसमें। तो कैलोरी इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। कैलोरी हम कहते हैं कि 1 ग्राम वाटर यानी वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री
इम्प्रूव करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम कहेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, यानी वन हम उसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड जो हमें हीट एनर्जी होगा उसी को हम कहेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे कैलोरी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम लोग पूरा इसका नॉमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ता कि 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना, तो फिर हम वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 4.2 जूल। एक्चुअली ये होता है 4.18, जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 4.2 जूल लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये होता है 4.18 जूल। इसको इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट टू, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह 4.2 के इक्विवेलेंट होता है। अब आइए नॉमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नॉमेरिकल प्रॉब्लम को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये बॉडी इज पुल्ड अलोंग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बॉडी थ्रू ये डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बाय अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स 4 न्यूटन। Find the work done by the force. Number one first, the force is applied along the plane. The force is applied at an angle theta with the plane. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर ये रखा हुआ है, इसका एक प्लेन है और उस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अभी कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ये डिस्टेंस 5 मीटर, ये डिस्टेंस 5 मीटर अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है। सपोज कीजिए कि ये इनिशियल स्टेट पोजीशन था आई और ये फाइनल पोजीशन था इसका यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन एफ, और ये बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया है और अप्लाइड फोर्स कितना है वो हमारा है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हम लोग जानते हैं एस यूनिट ऑफ फोर्स, तो 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है इस बॉडी के ऊपर और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब कंडीशन 2 दिया हुआ है कि पहला आपको निकालना है कि कब, जब फोर्स अप्लाइड फोर्स अलोंग द प्लेन, इसी प्लेन के अलोंग, मतलब अलोंग द प्लेन दैट मीन्स हो जाएगा पैरेलल टू प्लेन, प्लेन के पैरेलल जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो वर्क डन क्या होगा। तो सपोज देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा एफ का डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ का भी डायरेक्शन सेम है, तो दैट हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली से फाइंड कर सकते हैं वर्क डन क्या होगा हमारा। तो गिवन 4 न्यूटन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एस जो इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स फोर्स जो होगा हमारा, हम जानते हैं इक्वेशन एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स 4 न्यूटन इंटू 5 मीटर इक्वल टू 20 जूल। ये इसका फर्स्ट वाल्व सॉल्व हो गया। दूसरा है द फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल थीटा। अब तो पहला कंडीशन में क्या था कि फोर्स अलोंग द प्लेन अप्लाई हो रहा था, अब कह रहा है ये ऐसे अप्लाई ना होके ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है और ये जो एंगल होगा यानी इस टाइप का यहाँ से एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री एंगल पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वो 60 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रहा है। हम लोग जानते हैं cos 60 का वैल्यू कोई बताएंगे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 हाफ होता है। धनीराम म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं वो हाफ होता है, तो दैट मीन्स यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स हमारा 4 न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और cos थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 हाफ है। ठीक है, वो यहाँ पे क्योंकि cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो मैंने हाफ लिखा, तो दैट मीन्स ये 10 जूल आ गया हमारा वर्क डन किस केस में, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के एंगल में अगर फोर्स अप्लाई होता है
तो हमारा वर्क डन हो जाता है 10 जूल। और जब प्लेन और उसकी जो पैरेलल होता है या फिर अलोंग द प्लेन होता है तो वहां पे हम कह सकते हैं वर्क डन हमारा आया था 20 डिग्री, सॉरी 20 जूल। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी है आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे कहिए कि कहाँ पे आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है, फिर मैं उसको वहां से डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है, ये बॉडी इज पुल्ड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, एक बॉडी को पुल्ड किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, रोड कैसा है, रफ है, और डिस्टेंस कितना तक उसको खींचा जाता है, वो 4 मीटर तक। इफ द फ्रैक्शन फोर्स ऑन द बॉडी इज 150 न्यूटन, फ्रैक्शन फोर्स दिया हुआ है, फ्रैक्शन फोर्स 150 न्यूटन है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रैक्शन फोर्स एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, दो चीज फाइंड करना है हमें, ये पहला कि फ्रैक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन फोर्स, दैट मीन्स अगर जितना फ्रैक्शन फोर्स होगा उसके अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ा 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को गेन करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, मैं इसको एक बार ग्राफ के थ्रू से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए एक प्लेन, एक रफ प्लेन है, प्लेन कैसा है, रफ है ये। ठीक है, पूरा वो जिसको हम लोग कहते हैं रफ सरफेस, रफ है ये। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में, ये इसको हम मानेंगे इनिशियल और इसको मानेंगे फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये दोनों का बीच का जो है वो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो ट्रेवल किया है, अब फ्रैक्शन फोर्स, दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा ये है, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में होता है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये एंगल होगा हमारा पाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 में तो कॉस नेगेटिव हो जाता है, और आई थिंक कॉस 180 का जो वैल्यू होगा वो -1 होता है। ठीक है, तो ये पता है, फिर डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्क फ्रैक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 150 न्यूटन, तो आई थिंक इसको इजीली से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन को देखिए, अगर कहीं डाउटेबल लगता है तो फिर आप बोलिए, मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार ये कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, और फिर किसी को कहीं परेशानी नहीं है तो फिर बोलिएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बोलिए। क्वेश्चन है, ये मैन of weight 60 kg carries a load of 20 kg to the top of the building of a height of 15 meter in 2 minutes. Find the work done by the man. क्वेश्चन कहता है कि एक 60 kg का मैन 20 kg का लोड बिल्डिंग के हाइट 15 मीटर हाइट तक वो ले जाता है। ठीक है, 2 मिनट समय भी दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। ठीक है, उस आदमी के द्वारा किया गया कार्य को आप लोगों को फाइंड करना है। फाइंड आउट कीजिए। उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे हम, वहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, और जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैन का मास 60 है और लोड का मास 20 है, दैट मीन्स मास ऑफ द होल सिस्टम हो जाएगा 60 kg, 60 + 20 80 kg। ठीक है, फाइंड कीजिए इसको और इसका आंसर बताइए। सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन? देखिए, इसका आंसर ये होगा। सबसे पहले हमें क्या है दिया हुआ है, गिवन बनाने का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ उस चीज को हमें नोट डाउन करना है। तो मास ऑफ द मैन 60 kg, मास ऑफ द लोड 20 kg, एंड हाइट कितना हाइट तक लेके जाएगा, वो हो जाएगा 15 मीटर। टाइम जो है वो 2 मिनट का टाइम लगता है ना। वर्क डन बाय द मैन। ठीक है, अच्छा, कोई भी आदमी किसी कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे थोड़े से समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए एक लोड है, कोई उठा के यहाँ पे इस जगह तक लेके जाता है, और ये कहता है ये डिस्टेंस है हमारा 15 मीटर। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है ये 20 है, और जो मैन लेके जा रहा है वो है 60। अब बताइए अब क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का, ये डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखें तो टोटल वेट क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का या फिर इस सिस्टम का, 60 प्लस 20, ये हम कह सकते हैं जी 80 केजी हो जाएगा। 80 केजी ऑफ वेट, 80 केजी ऑफ वेट। अच्छा, अब है कि अब हम एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो जा रहा है और एक हाइट तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर कहीं भी हाइट का केस आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल एनर्जी की ओर मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का ऊपर उतना हाइट उठने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन होगा। तो यहाँ तक जब ले आया 15 मीटर ऊपर उठा के, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी एन एच। तो वो होता है एम इज द मास, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। तो यहाँ पे देखिए मास, टोटल मास कंसीडर करेंगे वो मैन का और वो जो ऑब्जेक्ट था पार्टिकल्स था उसका, तो दोनों का मिला के 80 केजी। तो 80 केजी हो गया हमारा टोटल मास। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हम लोग जानते हैं 9.8 एंड हाइट ऑलरेडी इज गिवन बाय 15 मीटर। तो नाउ वर्क डन बाय द मैन, एम डब्ल्यू इक्वल टू एम प्लस ये दोनों मास ऑफ द मैन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी एच। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा वैल्यू को पुट किया है, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आया 1176 जूल। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जब ले गया तो जो वर्क डन हुआ, यही तो यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, दैट मीन्स उसका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, जो वर्क डन हुआ वही वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी उसका होगा वही वर्क डन के रूप में वहां पे जाके एक बार स्टोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 11,760 जूल इज द वर्क डन बाय द मैन। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब है और एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को फुल्ली क्या क्या होमवर्क है या फिर घर से बना के लाना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg increase its velocity 5 मीटर टू 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, फोर्स कैसा कांस्टेंट है एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के अप्लाई हो रहा है, उसका मास कितना है 2 kg है, इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 5 टू 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है। अगर मुझे फोर्स पता चल जाए, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पता चल जाए और उसके बाद मास पता चले, तो आई थिंक वी कैन फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। उस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जो भी हो आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना वो माथापेची कीजिएगा, इसका सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। अब हम थोड़ा सा कल को एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनर्जी, द एनर्जी ऑफ योर बॉडी द कैपेसिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये हिंदी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ वर्क डूइंग कॉल्ड एनर्जी। जिसके पास जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा वर्क डन करने का, काम करने का, हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी होगा। याद कीजिए हम लोग फर्स्ट में दो ह्यूमन बॉडी के बारे में एग्जांपल लिए थे, एक स्लीपिंग कंडीशन था और दूसरा रनिंग कंडीशन में। तो जो स्लीपिंग कंडीशन में जो ह्यूमन था उसका अगर मैं बात करूं कैपेसिटी, और जो रनिंग में, दोनों की कैपेसिटी में काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रनिंग बॉडी हैज मोर एनर्जी कंपेयर टू द स्लीपिंग बॉडी। स्लीपिंग बॉडी के कंपेयर में रनिंग ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी होता है। ये एग्जांपल हम एक फैन के ऊपर भी देख सकते हैं। एक रुका हुआ फैन और एक मूविंग फैन में, दोनों में इसके एनर्जी को हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसे कभी फील मत कीजिएगा, नहीं तो उंगली या हाथ में कभी चोट लग जाएगा, ठीक है। जब फैन स्टॉप आता है तो हम कह सकते हैं उसके पास कोई एनर्जी नहीं है सिवाय पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ड्यू टू इट्स पोजीशन एक एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट में रहता ही रहता है।
तो उसमें उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। बट जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास वह पोटेंशियल एनर्जी तो जो था वो है, ड्यू टू पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी है, एग्जिस्ट तो करता ही है। साथ ही साथ और एक एनर्जी आ जाता है जिसको कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स एक कोई भी एक सिस्टम है या फिर कोई भी फैन है, तो वहाँ पे कह सकते हैं उसका जो टोटल एनर्जी होगा वह सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी के इक्वल उसका टोटल एनर्जी होगा। अब हम बात कर रहे थे एक स्लीपिंग बॉडी की। जब कोई बॉडी स्लीप रहता है या फिर सोया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके पास तो इसका ड्यू टू इस पोजीशन, इसके पोजीशन के कारण तो एक एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी इन दिस कंडीशन। जब वो सोया हुआ है तो इस बॉडी में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब इस बॉडी के बारे में बात करता हूँ। ड्यू टू पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी तो है ही इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी है ही, बट ड्यू टू मोशन के कारण और एक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं वहां पे कि ये जो सिस्टम है, रनिंग सिस्टम में जो एनर्जी होगा वह ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे दो एनर्जी आ जाता है। बट जबकि वहां पे स्लीप बॉडी में सिर्फ एक ही एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम कह सकते हैं जीरो, जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा इस बॉडी में। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी पहला है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है हीट और थर्मल एनर्जी। तो हम लोग हीट चैप्टर में हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में देख चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सारी चीजों को हमने देखा। तीसरा है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो हम लोग देखते हैं, लाइट रे कम्स फ्रॉम द सन, तो वो भी एक फॉर्म है एनर्जी का। या फिर जैसे कि ट्यूबलाइट से हो या बल्ब से हो, तो बल्ब और ट्यूबलाइट हमारा सोर्स का काम करेगा और वहां से लाइट एनर्जी रेडिएट होते रहता है, कंटिन्यूअस वो रेडिएट होते रहता है और हम तक पहुंचते रहता है। दूसरा है साउंड एनर्जी। हम लोग जो बोलते हैं ये एक साउंड है, या फिर बोलना हो गया, कोई स्पीकर का बजना हो गया, या फिर कोई भी चीज जब गिरता है तो एक साउंड आता है। तो सारा चीज जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है, साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग देखते हैं, करंट हो गया, तो जानते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट, जब हम लोग इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे तो वहां पे वो देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नाम देते हैं डायनमो। डायनमो में क्या होता है कि अंदर में एक घूमते रहता है और वो मैग्नेट जनरेट होते रहता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट होता है। तो मैग्नेट भी मैग्नेट से ड्यू टू हम लोग एनर्जी निकालते हैं, इस वजह से मैग्नेटिक एनर्जी भी होता है, केमिकल एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म है, और भी ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, इससे और भी कई एनर्जी के फॉर्म है। बस यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि कुछ एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी posed by a body by virtue of its motion or position or change in configuration is called mechanical energy। तो मैकेनिकल एनर्जी मेनली टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वह होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क, एक फैन अगर एक कंसिडर किया जाए कि सपोज कीजिए एक फैन का जो एक फैन इज ए सिस्टम, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्टिविटी होता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो फैन मूव करता है, या फिर जब वो फैन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं तो फैन स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है। बट जब वो फैन रुक गया दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं है कि जब वो फैन रनिंग कर रहा है, जब ये फैन रनिंग कर रहा है तब काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलवेज होगा।
पोटेंशियल एनर्जी तो ऑल टाइम होगा ही होगा, बट वो एक इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इस फैन को अगर हम एक सिस्टम माने, कंसिडर करें कि फैन इज ए सिस्टम, देन वी कैन से जो फैन का टोटल जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगा। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करेगा? काइनेटिक एनर्जी अगर फैन के बारे में बात करें तो हम उसको कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोज कीजिए कोई फैन का फुल कैपेसिटी है 220 वोल्ट में फुल स्पीड, मतलब वो उसकी फुल कैपेसिटी है मूव करने का। अगर मैं उसको 150 या फिर 100 ही वोल्ट प्रोवाइड करूं तो क्या होगा, उसका जो उसमें का जो स्पीड है वो कम होगा। स्पीड कम होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि हम उसको एक्स्ट्रा बाहर से कितना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाहर से जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी फैन का कभी वो चेंजेबल नहीं होता, वेरिएबल नहीं होगा, बट अगर काइनेटिक एनर्जी है वो चेंजेस है, वेरिएबल है, और वो डिपेंड करेगा कि हम लोग एक्सटर्नल बाहर से कितना एनर्जी वहाँ उस सिस्टम को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है। आप एक साइकिल चला रहे हैं, आप एक साइकिल चला रहे हैं, तो आपके साइकिल, ठीक है, और आपके साइकिल और आपकी बॉडी का जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? बोलिए, आप साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, आपके बॉडी और साइकिल के काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि डिफरेंस होगा और कितने लोगों को लगता है कि डिफरेंस नहीं होगा? बोलिए। डिफरेंस हो सकता है सर। डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, और कोई बोलिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है मेरा कि आप एक साइकिल हो या एक बाइक को आप ड्राइव करते हैं, तो आप बाइक पे बैठ के चला रहे हैं, तो आपके और आपके बाइक के काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके और आपके बॉडी के, सॉरी, बाइक के या साइकिल पे आप जो भी ड्राइव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होगा, ये आपको बताना है। चलिए, मैं ही पूछता हूँ एक एक से। आदित्य कुमार। यस सर। चलिए, आप बताइए तो, ये जो मैंने अभी एक सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें से आपने क्या समझा? आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, तो आप और आपका बाइक दो चीज है मिलके एक सिस्टम बना है, ठीक है, आप और आपके बाइक दो चीज मिलके एक सिस्टम बना है, तो आपके और आपकी बाइक के काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, या डिफरेंस होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। सर डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा। चलिए, क्या आपको कैसे लगता है किस टाइप से डिफरेंस होना चाहिए? जस्ट डिस्कस, आप जो जानते हैं, आपके मन में जो आता है आप मुझसे वही कहिए, फिर मैं उसको सही से बताऊंगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। बोलिए। सर उसका एनर्जी अलग होगा। उसका एनर्जी अलग होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपको मेरा हाथ दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा फिगर में दिखिएगा, दिखाई दे रहा होगा। यस सर यस। आप सपोज कीजिए ये मेरा हाथ आपका साइकिल है या बाइसिकल है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठ के आप ड्राइव कर रहे हैं। आप देखिए, जब आप जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड आपके बाइक का है, सेम स्पीड आपके बॉडी का भी है, ठीक है। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर बाइक पे बैठे हुए हैं तो आपको बाइक एक सिस्टम को अलग में सिस्टम मानो, बाइक एक सिस्टम अलग है और आपका बॉडी एक सिस्टम है, तो एक दूसरे को देखेंगे आपको लगेगा दोनों मोशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जहाँ बैठे हो आप वहीं पे हैं। लेकिन मैं रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व बाहर से कर रहा हूँ, उस कंडीशन में ये होगा कि देखिए, आप ऐसे हैं, आपका आपका जो वेलोसिटी होगा आपके बॉडी का ही सेम वेलोसिटी होगा, ठीक है। आप इसका मतलब ड्यू टू मोशन, तो ड्यू टू मोशन जो एनर्जी आता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप बताइए, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर दो बॉडी ओवरलैप है, दोनों का सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा।
ठीक है, क्योंकि दोनों का जो ड्यू टू मोशन, दोनों का तो मोशन, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का स्पीड, दोनों जो भी बात करें सब कुछ तो सेम है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। इसीलिए दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह इक्वल होगा। ऋषभ, आपको समझ में आई बात? यस सर। ओके, ठीक है। आप ठीक है। रोहित सिंह, यस सर। हम अभी जो पढ़ा रहे थे आपको मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये सिस्टम, इसमें से आपको क्या डाउट है? कुछ समझ में आया ये चीज? यस सर, आया समझ में। तो आप एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप क्लास के टाइम में ना कम से कम टाइम निकाल के क्लास को किया कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा, आप ओके। चलिए, आप ड्राइव कर रहे थे, मैं चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे, आपने समझा या नहीं समझा? आप अभी रुके हुए हैं कि खड़े हैं? अभी तो रुके हुए हैं सर। तो आप बताइए, आप बाइक चला रहे होंगे, यस सर। आपके और बाइक के पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है? आप अभी रेस्ट में हैं, आप रुके हुए खड़े हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है? कोशिश कीजिए, आप दो ही चीज बोल पाएंगे, या तो आप जानते हैं तो सही बोलेंगे या तो गलत बोलेंगे। गलत बोलेंगे तो मैं आपको उस चीज को मैं समझा के आपको सिखाऊंगा, अगर आप जानते हैं तो आप सही बोलेंगे, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये चीज को देखिए कि काइनेटिक एनर्जी हम कहते किसको है, यस सर। किसके कारण होता है काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू मोशन। क्या आप दोनों मोशन में हैं? आपका बाइक और आप क्या दोनों मोशन में हैं अभी? यस सर। आप मोशन में हैं? मोशन में है दैट मीन क्या आप में कोई वेलोसिटी है? क्या कोई स्पीड से आप चल रहे हैं या फिर स्टॉप खड़े हैं आप? अभी तो स्टॉप है सर, खड़े हैं। हाँ, अभी आप खड़े हैं, तो मैं अभी जस्ट आप मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी रुके हुए हैं, आपके बाइक और आपके, आप लोग दो बॉडी हो गए, दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, क्या होगा? क्या दोनों बॉडी में काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, डिफरेंस होगा, या क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। अच्छा, सेम होगा तो कितना होगा? क्या इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट है? देखिए, एक्चुअली कभी किसी से पूछता नहीं था, लेकिन मैं जब पूछा तो ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए और वीडियो कर लीजिए। ठीक। ठीक है। मैं कभी किसी से पूछता नहीं था, लेकिन जब मैंने पता चला तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में बच्चे को नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातें कि अगर आप स्टॉप हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, वो होता है हाफ एम भी स्क्वायर। आप एक चीज बताइए, काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम भी स्क्वायर होता है, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, मास कभी जीरो नहीं होगा। जीरो क्या होगा? आपका वेलोसिटी। अगर आप रुके हुए हैं दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, आप अभी जैसे बाइक को खड़ा करके आप रुक गए हैं, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर जीरो हो गई, आपके आप में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आपके बाइक भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में है, यानी आपकी बाइक की भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, आपकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, इक्वल तो है दोनों का, जीरो है तो दोनों का इक्वल है, तो जीरो है तो इक्वल है ही, लेकिन दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आनी चाहिए, इतनी छोटी सी बात। रौनक राज, हाँ बोलिए। आप जो जस्ट एक सामने है आपका मैकेनिकल एनर्जी का एक टॉपिक है, स्लाइड लगा हुआ है, इसमें आपने क्या समझा, बोलिए आप। मैंने जो अभी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपसे डिस्कस किया, आप लोगों को बताया मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं, आपका मैकेनिकल आंसर क्या एनर्जी, होगा? मैकेनिकल एनर्जी सर मोशन पोजीशन चेंज करता है बॉडी के मोशन से कारण, बॉडी के आप मोशन से पोजीशन चेंज होता है। बॉडी के मौसम से पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, आप जो स्लाइड है वो जो लिखा हुआ है उसको नहीं, आपने जो समझा उस चीज को बोलिए। आप जिस भाषा में, जैसे आप जो आप जनरल जैसे कि भाषा में अगर आप बोल सकते हैं तो आप उसी भाषा में बोल के मुझे समझाइए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने क्या क्या समझा। ठीक है, मेरा पढ़ाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आपका समझना। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक को कितने क्या समझा, कितना दूर तक समझा। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कोई एक सिस्टम है, सपोज कीजिए एक मोबाइल इज अ सिस्टम। ठीक है, अब एक ऐसे लगा हुआ है, अब ये दो चीज कर सकता है, एक स्टेबल रह सकता है, दूसरा वो घूम सकता है। अगर ये घूम सकता तो जो मोबाइल है, मैं इसे मोबाइल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ जो कि घूम सकता है। ठीक है, दो तरह का काम कर सकता है, एक पोजीशन में रह सकता है, दूसरा वो मूव कर सकता है। ये एक सिस्टम हो गया।
इसका एक तो एनर्जी हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एक ऊपर उठाया है, जब कहीं भी रखा हो, वो किसी भी पोजीशन में रखा हुआ हो, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी श्योर होगा। ठीक है। दूसरा है, अगर ये मूव कर रहा है दैट मीन इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम के पास दो टाइप का एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास, इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यही है, एक सिस्टम के पास मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे एकदम बहुत ही इजी और सिंपल भाषा में, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल एकदम आसान Yes, भाषा sir. में समझना है, आसान भाषा में समझना है, आसान भाषा में जवाब भी देना है। और नेक्स्ट क्लास से सभी का पार्टिसिपेंट चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि वो धनीराम हो, इसे कहो दो ही रिस्पॉन्स करे, मैं सभी से रिस्पॉन्स चाहूंगा। आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप दिखिएगा बहुत ज्यादा चीज सीख पाएंगे आप। ठीक है। आपने रिस्पॉन्स किया, आपने बताया, तो मुझे पता चला आपने क्या, आपको समझने में प्रॉब्लम है, तो फिर हम वहाँ पे आपकी जो डाउट था या फिर आपकी प्रॉब्लम को मैंने क्लियर किया। ठीक है। हाँ सुषमा, सुषमा आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। आप बताइए, ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आपने समझ में आया आपको, क्या होता है यस। मैकेनिकल एनर्जी, बताइए तो हाँ। कुछ इसके बारे में। वो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को याद रहेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, वो कैसे होता है, हम लोग इस चीज को देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। हमेशा याद रखिएगा, मोशन के कारण जो एनर्जी आता है ऑब्जेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी होता है। पोजिशन के कारण जो आता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन भी होता है। हम उसको नेक्स्ट जब क्लासेस होगी उसमें मैं लेके आऊंगा और डिस्कस भी करूंगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये जो एक्सप्रेशन होता है, हम लोग तो मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये कैसे होता है, इस चीज के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मानते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी किसी भी शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ये इसका हो गया, मैंने माना फाइनल या इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। इसको मैंने आई से इंडिकेट किया। ठीक है। और दूसरा हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन एफ। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक यह ऑब्जेक्ट गया है, दैट मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एस है। ठीक है। इस बॉडी का कुछ एक मास होगा। ठीक है, मास तो चेंजेस नहीं होगा। इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u माना और फाइनल वेलोसिटी को हमने v कंसीडर किया। यहाँ से यहाँ तक ट्रेवलिंग करने में कुछ टाइम भी लगा होगा, जिसको हम कह सकते हैं वह टाइम t है। मैंने ऐसा मान लिया कि यह टाइम t है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा। हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दैट मीन्स वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम लगा। ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन आया है दैट मीन्स फोर्स आया। इतना चीज, अगर एक चीज हुआ है कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में कि थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट मीन्स वहां पे इतनी सारी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट मीन्स कोई वेलोसिटी जरूर हुआ होगा। वेलोसिटी हुआ होगा तो वेलोसिटी दो टाइप का होगा, जब चलना शुरू किया होगा तब एक वेलोसिटी होगा, और जब जहां पे जाके वह रुका वहां का भी एक वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी अगर है, दो टाइप का वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट में है। एक्सेलरेशन अगर है दैट मीन्स फोर्स भी जरूर होगा। ठीक है।
और डिस्टेंस को ट्रेवल करने डिस्प्लेसमेंट होने में कुछ तो टाइम लगा हुआ, यानी एक एक्टिविटी के बारे में अगर बात होगी तो इसके सापेक्ष में इतनी बातें श्योर कंफर्म उस घटना के साथ रिलेटेड है, इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद हम कहते हैं एक फोर्स, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, और कुछ टाइम लगा हुआ। इतनी बातें एक छोटी सी घटना में हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो, ठीक है, इतनी बातें हमेशा आपके दिमाग में छप जानी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें होगी, ठीक है। हमेशा किसी भी मतलब चीज को कोरिलेट करके देखिए आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होते जाएगा। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट कोई घटना हो रहा है तो उसके साथ आप दूसरी चीजों को कोरिलेट करते जाएंगे तो वो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी और इजी भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, आपके दिमाग में स्टेबल भी रहेगा, याद भी ज्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी उसको डेराइव करने का टाइम नहीं है।